मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर स्वप्निल श्रीवास्तव की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है विनम्रता। प्रभु जी, इस विनम्रता का क्या करूं? इस बर्बर संसार में इसका कोई मूल्य नहीं, उल्टे ही जी का जंजाल बनी हुई है। प्रभु जी, इस विनम्रता का क्या करूं? इस बर्बर संसार में इसका कोई मूल्य नहीं, उल्टे ही जी का जंजाल बनी हुई है। मैं जिस सभा में जाता हूं, इसे उतार कर रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि तुम कुछ बनना चाहते हो तो इस विनम्रता से पिंड छुड़ा लो, थोड़ा घाघ बन जाओ। प्रभु जी, इस विनम्रता का क्या करूं? इस बर्बर संसार में इसका कोई मूल्य नहीं, उल्टे ही जी का जंजाल बनी हुई है। मैं जिस सभा में जाता हूं, इसे उतार कर रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि तुम कुछ बनना चाहते हो तो इस विनम्रता से पिंड छुड़ा लो, थोड़ा घाघ बन जाओ। मैं मनुष्य होना चाहता हूं और वो मुझे मनुष्यहीन बनाना चाहते हैं। इस आदमखोर समय में लोग एक दूसरे को बख्श रहे हैं। क्या हम किसी जंगल में आ गए हैं? मैं मनुष्य होना चाहता हूं, वो मुझे मनुष्यहीन बनाना चाहते हैं। इस आदमखोर समय में लोग एक दूसरे को बख्श रहे हैं। क्या हम किसी जंगल में आ गए हैं? क्या हम किसी जंगल में आ गए हैं? और अब सुनिए स्वप्निल श्रीवास्तव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है साथी। किसी ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया हो, यह बात मुझे याद नहीं है। किसी ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया हो, यह बात मुझे याद नहीं है, लेकिन दुख ने मेरा हमेशा साथ दिया है। किसी ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया हो, यह बात मुझे याद नहीं है, लेकिन दुख ने मेरा हमेशा साथ दिया है। हाँ, कभी कभी उससे कहता था कि वो रस परिवर्तन के लिए कभी सुखी लोगों के घर गुलजार कर दिया करे, क्योंकि वो अपने सुख से तबाह हो चुके हैं। हाँ, कभी कभी उससे कहता था कि वो रस परिवर्तन के लिए कभी सुखी लोगों के घर गुलजार कर दिया करे, क्योंकि वो अपने सुख से तबाह हो चुके हैं। वो कहता कि तुम्हारे सिवा मुझे कोई पसंद नहीं करता। वो कहता कि तुम्हारे सिवा मुझे कोई पसंद नहीं करता। वो मेरी परछाई से दूर रहना चाहते हैं, मुझे देखते ही बंद कर लेते हैं अपना अपना दरवाजा। अब मैं तुमको छोड़कर कहां जाऊंगा? वो कहता कि तुम्हारे सिवा मुझे कोई पसंद नहीं करता। वो मेरी परछाई से दूर रहना चाहते हैं, वो देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब मैं तुमको छोड़कर कहां जाऊंगा? इतना तो कोई अपने सुख पर भरोसा नहीं करता, इतना तो कोई अपने सुख पर भरोसा नहीं करता जितना मैं अपने दुख पर करता हूं। इतना तो कोई अपने सुख पर भरोसा नहीं करता जितना मैं अपने दुख पर करता हूं। किसी ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया हो, यह बात मुझे याद नहीं है, लेकिन दुख ने मेरा हमेशा साथ दिया है। कभी कभी मैं उससे कहता
कि वो रस परिवर्तन के लिए कभी सुखी लोगों के घर गुलजार कर दिया करे, क्योंकि वो अपने सुख से तबाह हो चुके हैं। वो कहता कि तुम्हारे सिवा मुझे कोई पसंद नहीं करता। वो मेरी परछाई से भी दूर रहना चाहते हैं, मुझे देखते ही बंद कर देते हैं अपना अपना दरवाजा। अब मैं तुमको छोड़कर कहां जाऊंगा? अब मैं तुमको छोड़कर कहां जाऊंगा? इतना तो कोई अपने सुख पर भरोसा नहीं करता जितना मैं अपने दुख पर करता हूं। इतना तो कोई अपने सुख पर भरोसा नहीं करता जितना मैं अपने दुख पर करता हूं। और अब सुनिए स्वप्निल श्रीवास्तव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है पत्थर की इमारत। इस खूबसूरत मकान में समृद्धि की तमाम चीजें थीं। इस खूबसूरत मकान में समृद्धि की तमाम चीजें थीं। पोर्टिको में चमचमाती हुई गाड़ी, ड्राइंग रूम में कीमती फर्नीचर और मौसम को नियंत्रित करने वाले आधुनिक उपकरण थे। इस खूबसूरत मकान में समृद्धि की तमाम चीजें थी। पोर्टिको में चमचमाती हुई गाड़ी, ड्राइंग रूम में कीमती फर्नीचर और मौसम को नियंत्रित करने वाले आधुनिक उपकरण थे। हमारी अगवानी में पगड़ी बांधे ताबेदार थे। कुछ स्त्रियां थीं जो शाम होते अपने जलवे बिखेरने को बेताब थी। हमारी अगवानी में पगड़ी बांधे ताबेदार थे। कुछ स्त्रियां थीं जो शाम होते अपने जलवे बिखेरने को बेताब थीं। लेकिन मकान के शेल्फ में कोई किताब नहीं थी। मकान में परिंदों के लिए नहीं छोड़ी गई थी कोई जगह। इस खूबसूरत मकान में समृद्धि की तमाम चीजें थीं, लेकिन मकान के शेल्फ में कोई किताब नहीं थी। मकान में परिंदों के लिए नहीं छोड़ी गई थी कोई जगह। कहीं से नहीं दिखाई देता था आसमान। कहीं से नहीं दिखाई देता था आसमान कि रात होते सितारों से खेली जा सके आंख मिचौनी। कहीं से नहीं दिखाई देता था आसमान। कहीं से नहीं दिखाई देता था आसमान कि रात होते सितारों से खेली जा सके आंख मिचौनी। यहां मेरे पसंद की कोई चीज मौजूद नहीं थी। यहां मेरे पसंद की कोई चीज मौजूद नहीं थी। मैंने अपने आप से चुपके से कहा, अब मुझे इस पत्थर की इमारत से विदा हो जाना चाहिए। यहां मेरे पसंद की कोई चीज मौजूद नहीं थी। मैंने अपने आप से चुपके से कहा कि अब मुझे इस पत्थर की इमारत से विदा हो जाना चाहिए। अब मुझे इस पत्थर की इमारत से विदा हो जाना चाहिए। और अब सुनिए स्वप्निल श्रीवास्तव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है झूठा आदमी। झूठा आदमी इतने यकीन के साथ झूठ बोलता है कि हम उसे सच समझने की गलती करने लग जाते हैं। झूठा आदमी इतने यकीन के साथ झूठ बोलता है कि हम उसे सच समझने की गलती करने लग जाते हैं। वो हमारी बुद्धि हर लेता है और हमें अपने अनुकूल बना लेता है। झूठा आदमी एक जादूगर की तरह चमत्कार दिखाता है। हम कागज के शेर को असली शेर समझने लगते हैं। झूठा आदमी एक जादूगर की तरह चमत्कार दिखाता है। हम कागज के शेर को असली शेर समझने लगते हैं। फर्जी होते हैं उसकी खुशहाली के आंकड़े। फर्जी होते हैं उसकी खुशहाली के आंकड़े, लेकिन इसके बोलने के अंदाज से फरेब में आ जाते हैं।
फर्जी होते हैं उसके खुशहाली के आंकड़े, लेकिन उसके बोलने के अंदाज से फरेब में आ जाते हैं। झूठा आदमी झूठ का बना हुआ एक मुजस्समा है और वो आग से दूर रहता है। झूठा आदमी झूठ का बना हुआ एक मुजस्समा है और वो आग से दूर रहता है। अगर उसके लिए आग बनने की कोशिश करें तो वो बेनकाब हो सकता है। अगर उसके लिए आग बनने की कोशिश करें तो वो बेनकाब हो सकता है। आग कहीं और नहीं राख के भीतर है। आग कहीं और नहीं राख के भीतर है। बस हवाओं को थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। बस हवाओं को थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। झूठा आदमी इतने यकीन के साथ झूठ बोलता है कि हम उसे सच समझने की गलती करने लग जाते हैं। वो हमारी बुद्धि हर लेता है और हमें अपने अनुकूल बना लेता है। झूठा आदमी झूठ का बना हुआ एक मुजस्समा है। वो आग से दूर रहता है। अगर उसके लिए आग बनने की कोशिश करें तो वो बेनकाब हो सकता है। आग कहीं और नहीं राख के भीतर है। बस हवाओं को थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। बस हवाओं को थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। और अब सुनिए स्वप्निल श्रीवास्तव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है खरीदारी। सुई की भी खरीदारी करनी होती थी तो वो मेरे साथ जाती थी, क्योंकि मैं उसका धागा था। मेरे बिना उसका काम नहीं चलता था। सुई की भी खरीदारी करनी होती थी तो वो मेरे साथ जाती थी, क्योंकि मैं उसका धागा था। मेरे बिना उसका काम नहीं चलता था। मैंने उसे कपास के खेत दिखाए और कहा कि ये वो फूल हैं जो कभी नहीं मुरझाते। मैंने उसे कपास के खेत दिखाए और कहा कि ये वो फूल हैं जो कभी नहीं मुरझाते। उसने कपास की बत्ती बनाकर जिंदगी के अंधेरे कोनों को रोशन किया, लेकिन उसकी रोशनी में मेरे चेहरे की जगह किसी दूसरे की सूरत थी। उसने कपास की बत्ती बनाकर जिंदगी के अंधेरे कोनों को रोशन किया, लेकिन उसकी रोशनी में मेरे चेहरे की जगह किसी दूसरे की सूरत थी। मुझसे ज्यादा कपास के फूलों को तकलीफ हुई। मुझसे ज्यादा कपास के फूलों को तकलीफ हुई। उसने उन्हें मेरे बटन होल से निकालकर किसी गैर के बटन होल में सजा दिए। मुझसे ज्यादा कपास के फूलों को तकलीफ हुई। उसने उन्हें मेरे बटन होल से निकालकर किसी गैर के बटन होल में सजा दिए। वहां वो मेरे विरुद्ध खिलखिला रहे थे। वहां वो मेरे विरुद्ध खिलखिला रहे थे। और अब सुनिए स्वप्निल श्रीवास्तव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है अंगरक्षक। अंगरक्षक निरापद नहीं रह गए हैं। अंगरक्षक निरापद नहीं रह गए हैं। वो उन्हीं को मारते हैं जिनके हिफाजत के लिए उन्होंने हलफ उठाई है। वो दुश्मनों के हाथ बिक जाते हैं, उनके लिए मुखबिरी करते हैं। अंगरक्षक निरापद नहीं रह गए हैं। वो उन्हीं को मारते हैं जिनके हिफाजत के लिए उन्होंने हलफ उठाई है। वो दुश्मनों के हाथ बिक जाते हैं, उनके लिए मुखबिरी करते हैं। किस पर यकीन किया जाए? सारे मंजर शक और शुभों से भरे हुए हैं। किस पर यकीन किया जाए?
वो दुश्मनों के हाथ बिक जाते हैं, उनके लिए मुखबिरी करते हैं। किस पर यकीन किया जाए? सारे मंजर शक और शुबह से भरे हुए हैं। अंगरक्षक बहुत दिनों तक महफूज नहीं रहते। अंगरक्षक बहुत दिनों तक महफूज नहीं रहते, उन्हें भी गोली का निशाना बना दिया जाता है। उनकी लाश गटर में तैरती हुई पाई जाती है। अंगरक्षक बहुत दिनों तक महफूज नहीं रहते, उन्हें भी गोली का निशाना बना दिया जाता है। उनकी लाश गटर में तैरती हुई पाई जाती है। इतिहास पर बहुत से खून के धब्बे हैं। इतिहास पर बहुत से खून के धब्बे हैं, इनकी शिनाख्त कौन करेगा? तारीख साज संदेह से परे नहीं है। तारीख साज संदेह से परे नहीं है। उनके कलम में निजाम की दौलत खाने की स्याही भरी हुई है। इतिहास पर बहुत से खून के धब्बे हैं, इनकी शिनाख्त कौन करेगा? तारीख साज संदेह से परे नहीं है। उनकी कलम में निजाम के दौलत खाने की स्याही भरी हुई है। अंगरक्षक निरापद नहीं रह गए हैं। वो दुश्मनों के हाथ बिक जाते हैं, उनके लिए मुखबिरी करते हैं। अंगरक्षक बहुत दिनों तक महफूज नहीं रहते, उनकी लाश गटर में तैरती हुई पाई जाती है। किस पर यकीन किया जाए? सारा मंजर शक और शुबह से भरा हुआ है। तारीख साज संदेह से परे नहीं है। उनके कलम में निजाम के दौलत खाने की स्याही भरी हुई है। उनके कलम में निजाम के दौलत खाने की स्याही भरी हुई है। और अब सुनिए स्वप्निल श्रीवास्तव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है गधा राग। गधों को आप लाख शास्त्रीय संगीत सुनाएं, उन्हें गधा राग ही पसंद आता है। वो इस मामले में बजिद्द है। गधों को आप लाख शास्त्रीय संगीत सुनाएं, उन्हें गधा राग ही पसंद आता है। वो इस मामले में बजिद्द है। वो एक दूसरे को देखकर खुशी में रेंकते हैं, उत्साह में अपनी दुलत्ती झाड़ते हैं। वो एक दूसरे को देखकर खुशी में रेंकते हैं, उत्साह में अपनी दुलत्ती झाड़ते हैं। वो अपने मनोभाव को छुपाते नहीं, आत्मीयता के साथ प्रकट करते हैं। वो अपने मनोभाव को छुपाते नहीं, आत्मीयता के साथ प्रकट करते हैं। उनकी देह गाथा सार्वजनिक होती है, जिन्हें देखकर हम प्रायः उन्हें जलील करते रहते हैं। उनकी देह गाथा सार्वजनिक होती है, जिन्हें देखकर हम प्रायः उन्हें जलील करते रहते हैं। मनुष्य एक छुपा हुआ पशु है। वो ऐसा नहीं है जैसा वो दिखाई देता है। कभी कभी उसका काइयापन बुरी से बुरी आदतों को मात कर देता है। मनुष्य एक छुपा हुआ पशु है। मनुष्य एक छुपा हुआ पशु है। वो ऐसा नहीं है जैसा वो दिखाई देता है। कभी कभी उसका काइयापन बुरी से बुरी आदतों को भी मात कर देता है। गधों को आप काहिल और मूर्ख कहकर मजाक उड़ा सकते हैं। गधों को आप काहिल और मूर्ख कहकर मजाक उड़ा सकते हैं। उसे अपमानित करने के लिए कोई मुहावरा गढ़ सकते हैं। लेकिन आप ठीक से सोचें तो पाएंगे कि आदमी गधों से बड़ा गधा है। वो बुद्धिमान होने का ढोंग करता रहता है। गधों को आप काहिल और मूर्ख कहकर उनका मजाक उड़ा सकते हैं। उसे अपमानित करने के लिए कोई मुहावरा गढ़ सकते हैं। लेकिन आप ठीक से सोचें तो पाएंगे कि आदमी गधों से बड़ा गधा है। वो बुद्धिमान होने का ढोंग करता रहता है।
गधे न हो हमारे मैले कुचैले कपड़े घाट तक न पहुंच पाए। गधे न हो हमारे मैले कुचैले कपड़े घाट तक न पहुंच पाए। वो हमारे कपड़े नहीं हमारा अज्ञान भी धोते हैं। गधे न हो तो हमारे मैले कुचैले कपड़े घाट तक न पहुंच पाए। वो हमारे कपड़े ही नहीं हमारा ज्ञान भी धोते हैं। इसलिए गधों के बारे में अपनी परंपरागत सोच बदलें और उसे नई नजर से देखने की कोशिश करें। इसलिए गधों के बारे में अपनी परंपरागत सोच बदलें और उसे नई नजर से देखने की कोशिश करें।